तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट लेकर। तो पहला है मैग्नीशियम का दहन चमकदार श्वेत लौ के साथ होता है और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी दोस्तों जब हम मैग्नीशियम जो होता है उसे जलाते हैं तो उस चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है और जो उसे श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। निम्न प्रेक्षण से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे इसमें अवस्था में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि किसी अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हुआ है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और यदि किसी गैस का निकास हुआ है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और चौथे पॉइंट में हम देखेंगे तापमान में परिवर्तन। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हुआ है तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण लिखना बहुत ही सरल है दोस्तों। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो देख लेते हैं अपन। पहला पॉइंट है इसमें रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारकों को बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। क्रिया कारकों का उत्पाद में जो परिवर्तन होता है को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। उत्पाद को दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यदि उत्पाद एक से अधिक होते हैं तो पर उनके बीच क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी ये दो क्रियाकारक हैं और इन क्रियाकारक हैं और ये बाईं ओर लिखे हैं और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है। अब जो क्रियाकारक उत्पाद में जो परिवर्तन हो रहा है उनको एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये तीर है। और ये क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक उत्पाद है। ओके, तो इस प्रकार हम किसी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं दानेदार जिंक। जिंक जिसे दूसरा नाम इसका जस्ता भी कहते हैं। ऐसे दानेदार जिंक या जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निकास होता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया कराने पर ये जिंक रहा और ये H2SO4 की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें H2 गैस का निकास होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड वियोजन अभिक्रिया, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो हम पहली अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक को हम दूसरा नाम हम कहते हैं अभिकारक भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक हों और वो क्या करते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ये CaO ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है H2O यानी जल, H2 यानी जल। और ये ब्रैकेट के अंदर इनकी क्या है, इनकी अवस्थाएं दर्शाई हैं। जैसे S4 क्या होगा, सॉलिड, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। और H2L ये L लिखा है, L यानी लिक्विड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीर का निशान लगा दिया। तीर के निशान के लगाने के बाद ये क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। दो को हम क्या कहेंगे, ट्वाइस। तीन होता तो हम क्या कहते हैं, थ्राइस। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो इसकी ये अवस्था दे रखी है, यानी CaOH की होल ट्वाइस की AQ यानी
एक्वस, एक्वस यानी जलीय। तो ये CaOH का ऑल्ट वाइज क्या है, जलीय हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कोयले का दहन। तो कोयले का जब दहन करते हैं, जैसे कोयले को अपन क्या कहते हैं, सी से लिखते हैं, यानी सी यानी कार्बन। तो कोयले को हम क्या लिखते हैं, सी से। और ये जो दहन होता है वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ये कार्बन और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ये क्रियाकारक हो गए। क्रियाकारक जब इनकी अभिक्रिया होती है तो ये क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे अपन CO2 का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एकल उत्पाद का निर्माण हो गया। तीसरा हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, H2 और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जल का निर्माण होता है। H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन। तो इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या हो गया, जल का निर्माण हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट हम आते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही है ये। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी संयोजन अभिक्रियाएं, तो ये संयोजन, तो जो उष्मा अभिक्रियाएं होती है, उष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, वो संयोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस का दहन जब करा गया, तो प्राकृतिक गैस यानी इसे हम क्या कहते हैं, CH4 यानी मैथेन। तो मैथेन को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। जो O2 यानी दहन हमेशा क्या होगा, O2 की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। जब CH4 और O2 की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है, प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक गैस का दहन। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण हम देखते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या दहन भी कह दो या ऑक्सीकरण कह दो। तो ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो गया, और प्लस 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन के अणु हो गए। तो इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या क्या बन रहा है, तो इसमें 6 CO2 के अणु बन जाएंगे, 6 जल के अणु बन जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। ये ऊर्जा दे रखी है यहाँ पे, ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब तीसरा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का ही उदाहरण है। यानी जो जो सब्जियां होती है, जो डंठल होते हैं, उनको जब किसी गड्ढे में डाल देते हैं तो उनका क्या होता है, वो सड़ गल जाते हैं और कंपोस्ट बना लेते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हुई है इसमें भी क्या होता है, उष्मा निकलती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब वियोजन अभिक्रिया पर। तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिक्रमक मतलब एक अभिकारक, यानी एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के हम अंतर्गत हम देखते हैं FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब उष्मा की उपस्थिति में जब इसको उष्मा दी जाती है, यानी फेरस सल्फेट को जब उष्मा दी जाती है तो ये किस में टूटता है, एक तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो Fe2O3 को अपन क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट को जो उष्मा दी जाती है तो यहाँ क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब सेकंड देखते हैं हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है तो ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड,
प्लस CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो तीसरा हम देखते हैं PbNO3, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को जब ताप दिया जाता है तो ये किस में टूट जाता है? PbO यानी लेड ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन। तो जब लेड नाइट्रेट को ताप दिया जाता है तो यह क्या होता है? PbO यानी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती हैं वो वियोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें अवशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। तो ये पहला दे रखा है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, यानी जो श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो दूसरे रंग का हो जाता है। यानी ये दे रखा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ये दूसरा रंग का हो जाता है। तो दूसरा रंग का होने पर ये क्या होगा? Ag और Cl2 में बदल जाता है। तो AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये Ag प्लस Cl2 में बदल जाता है, जिससे ये क्या होता है? दूसरे रंग का हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया। जो श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया में देखते हैं हम AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। इसलिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये होती है AgBr यानी जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश में Ag यानी सिल्वर प्लस Br2 यानी ब्रोमीन में टूट जाता है। नेक्स्ट हम जो अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हम किससे कहेंगे? तो हम विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहेंगे? जब किसी अभिक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई यौगिक है, हम उस यौगिक के किसी तत्व के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो तत्व क्या करता है? किसी उस यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को क्या होता है? उसे विस्थापित कर देता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला, जब आयरन यानी Fe यानी आयरन, इसे फेरम भी कहते हैं। तो Fe की जब अभिक्रिया CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो ये Fe क्या करता है? Cu को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो ये और क्या बना लेता है? FeSO4। उसी प्रकार जिंक जो होता है CuCO4 से जब क्रिया कराई जाती है तो जिंक जो होता है Cu को यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है और जो जिंक जो होता है SO4 से जुड़कर ZnSO4 बना लेता है। अब होता है उसी प्रकार लेड होता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड। जो लेड की अभिक्रिया जब कॉपर क्लोराइड से कराई जाती है तो ये Cu को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और Pb जो होता है Cl2 से क्रिया करके क्या कहता है? PbCl2 बना लेता है। तो ये क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का अगला टॉपिक अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रिया में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों यानी क्रियाकारक जो अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में होते हैं। ओके, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। चलिए दोस्तों इसे एक अभिक्रिया के उदाहरण से समझ लेते हैं। अभिक्रिया में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रियाकारक है, क्रियाकारक को हम अभिकारक भी कहते हैं, और राइट साइड में उत्पाद है। तो क्रियाकारक में आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट है
और बेरियम क्लोराइड है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और Na2SO4 मतलब होता है सोडियम सल्फेट। और इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। मान लीजिए एक पात्र में सोडियम सल्फेट है और दूसरे पात्र में बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। दोस्तों अब देखते हैं इनमें आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में सोडियम के साथ क्या है, सल्फेट है, और अभिक्रिया के बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो सोडियम के साथ Cl यानी क्लोराइड आयन है। ओके, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बेरियम बेरियम के साथ Cl यानी क्लोराइड आयन है, और अभिक्रिया के बाद बेरियम के साथ सल्फेट आयन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जबकि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें एक तत्व की अभिक्रिया यौगिक से कराते हैं और वो तत्व यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे देखते हैं Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 से कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो वो Fe क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, जिससे FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिकों की अभिक्रिया कराई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों ओर आयनों का आदान प्रदान होता है। इस कारण इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि मतलब होता है दो, यानी दोनों ओर जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि आप समीकरण में देख सकते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, Na2SO4 में Na के साथ दो लगा हुआ है, Na के नीचे दो घात लगी हुई है, जबकि राइट साइड में उत्पाद में Na के साथ दो घात नहीं है, और BaCl2 में Cl के नीचे दो घात लगी हुई है, जबकि NaCl में Cl के साथ दो घात नहीं है। तो दोस्तों ये आपको सूत्र निर्माण से समझना होगा। तो मैं सूत्र निर्माण के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया में सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि आप समीकरण में देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें BaSO4 सॉलिड बनता है, यानी ठोस पदार्थ बनता है जो कि जल में अघुलनशील होता है। ओके, तो जब अभिक्रिया में ऐसे अघुलनशील पदार्थ बनते हैं तो उन अघुलनशील पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, और इन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों और भी उदाहरण हो सकते हैं इस प्रकार के। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं और इसकी 4 डेफिनेशन बन सकती है। तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन हटती है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन हटती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और यदि ऑक्सीकरण अंक घटता है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जब किसी यौगिक के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया
कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। तो आप देख सकते हैं कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी Cu यानी कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन यानी O2 से कराते हैं, तो इसमें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ओके, अब देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। तो अपचयन अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है और Cu अलग हो जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में Cu यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, जबकि राइट साइड में आप देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो यानी ऑक्सीजन हट गई है। इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है दोस्तों आपको एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में ना आया हो, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी उपचयन अपचयन के दो या रेडॉक्स अभिक्रिया के दो बात एक ही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक मतलब क्रियाकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीकरण व एक अभिकारक का अपचयन होता है, उसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रियाकारक हैं और राइट साइड में उत्पाद है। तो क्रियाकारक में इसमें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, और उत्पाद में Cu प्लस H2O यानी जल है। तो आप देख सकते हैं CuO जो है वो Cu में Cu यानी कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। ओके, इसी प्रकार आप देख सकते हैं H2, H2 में क्या है? H2 के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ रही है और इससे क्या बन रहा है? H2O यानी जल बन रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण या उपचयन। ओके, इस प्रकार इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं विकृत गंधिता, यानी विकृत गंधिता। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। इसे इससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। यानी वसा युक्त अथवा तेली सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए मतलब विकृत गंधिता को रोकने के लिए कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को पैकिंग करते समय मिलाया जाता है। जैसा कि आपने कुरकुरे या चिप्स के पैकेट खाए होंगे, तो उसके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो ऑक्सीजन को क्रिया करने से रोकती है। इस प्रकार दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है वो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन कम क्रियाशील होने के कारण यह पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। जो पैकिंग वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन भरी होती है। यह नाइट्रोजन क्या करती है? इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।